20 वर्ष तक आपने जो है भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। जी सर। तो आफ्टर दैट फिर आपकी ये नेक्स्ट यही जॉब है सिविल जज के तौर पे कि इसके बीच में भी आप कोई जॉब करते थे? नहीं सर, इसके पहले मेरा सिलेक्शन 2 जगह हुआ था। एक तो मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी में हुआ था। 2019 में मेरा पीसीएस एलाइड में एज ए लॉ ऑफिसर सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और प्रेजेंट नाउ मैं पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ एज ए लॉ ऑफिसर। जैसे बताया कि आप पहले भारतीय वायुसेना में थे और उसके तत्पश्चात आपने फिर से एक बार एक नई सेवा में आप गए और साथ ही साथ आपके पारिवारिक दायित्व भी बने रहे। तो हमारे बच्चों के साथ भी यही बहुत बड़ी समस्या रहती कि हाउ टू मैनेज टाइम, समय का प्रबंधन कैसे किया जाए कि समय। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने जो तैयारी की पूरी तरह से सेल्फ स्टडी बेस्ड तैयारी रही आपकी कि आपने कोचिंग संस्थान वगैरह से भी कुछ हेल्प ली है इसमें? अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे कि जो आपने स्टडी मटेरियल जो है वो कहाँ से प्राप्त किया, कैसे आपने परचेज किए कि कहीं से नोट्स बनाए थे या कोई कोचिंग विशेष के नोट्स आपने प्रयोग किए? तो चूंकि आप ये तैयारी कर चुके हैं, इसमें आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो बच्चों का मार्गदर्शन आप ये करिए कि सबसे कोई एक ऐसा सोर्स बता दीजिए जिसको मात्र वही सोर्स पढ़ने भर से सिलेक्शन में उनको काफी आसानी हो। नोट्स के बारे में से कहना चाहूंगा, नोट्स कम से कम तीन तरह के बनाने चाहिए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की तीनों की स्ट्रेटजी जो है वो क्या रही? तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि सबसे बड़ी हर्डल जो इस एग्जाम की वो प्री है। और प्री में अगर आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन जो मिला है उससे आपको काफी आपकी जर्नी इजी हो गई, काफी फायदा हो गया। अच्छा, एक और सवाल बच्चों के मन में रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज क्या वो भी हमारी तैयारी का हिस्सा है? क्या टेस्ट सीरीज भी हमारी तैयारी के हिस्से के अंतर्गत ही आती है कि उसको बाद के लिए बचा के रखा जा सकता है कि बाद में जब लास्ट के 1 या 2 महीने हैं तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिए? तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए? नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप वैद आईसीएस में छात्र के तौर पर आप रहे काफी लंबे समय से, आप प्री मेंस इंटरव्यू पूरे तीनों सेक्शंस में जुड़े रहे, तो इंस्टीट्यूशन और यहाँ की फैकल्टी जो है उसके साथ आपका अनुभव कैसा है? उसके जो यहाँ का नेचर है, जो कल्चर है, एक तो मैं इसको इंस्टीट्यूट मानता ही नहीं हूँ, मैं इसको गुरुकुल मानता हूँ। वैद आईसीएस लॉ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हमारे बीच में बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र नवीन कुमार पांडे जी उपस्थित हैं, जो कि पीसीएस जे 2022 की परीक्षा में इन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करते हुए इनका अभी सिविल जज के पद पर चयन हुआ है। तो नवीन जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और पहला प्रश्न मेरा जो आपसे रहेगा कि आपकी प्रीवियस स्कूलिंग और जो पिछला जीवन रहा और आपका जॉब प्रोफाइल जो थे उनके बारे में जरा हमारे बच्चों को कुछ बताइए। मैं सर गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन गांव में हुई है और मेरे पिताजी किसान हैं और वहीं पर मैंने प्राइमरी पाठशाला में 1 से 5 तक क्लास में एजुकेशन गेन की है। इसके बाद 6 से लेके 8 तक मेरी जूनियर हाई स्कूल था, वहाँ से मैं जूनियर हाई स्कूल वहाँ से 8 पास किया है। मतलब 1st से लेके 8 तक मेरी जो भी शिक्षा हुई गाँव में हुई है। इसके बाद मेरे टाउन था वहाँ पे बिल्हौर इंटर कॉलेज से मैंने 9th एंड 10th किया हुआ है और उसी टाउन में बीआरडी इंटर कॉलेज है जहाँ से मैंने 11th एंड 12th पास किया है। आफ्टर पासिंग ऑफ 12th मैं एयरफोर्स में सेलेक्ट हो गया था एट द एज ऑफ 16 प्लस में। और 20 साल मैंने एयरफोर्स में सेवाएं दी हैं। एयरफोर्स में सेवाओं के दौरान भी मैं कानपुर की पोस्टिंग में इवनिंग क्लासेस मैंने लॉ की शिक्षा ग्रहण की हुई है। जी, तो यानी आप पहले भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अपने देश की सेवा एक बड़े लंबे समय 20 वर्ष तक आपने जो है भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। जी सर। तत्पश्चात भारतीय वायुसेना से जब आपने रिटायरमेंट लिया तो आफ्टर दैट फिर आपकी ये नेक्स्ट यही जॉब है सिविल जज के तौर पे कि इसके बीच में भी आप कोई जॉब करते थे? नहीं सर, इसके पहले मेरा सिलेक्शन 2 जगह हुआ था। एक तो मेरा ग्राम पंचायत अधिकारी में हुआ था जिसमें मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे पीसीएस की सेवा में आना था और मेरा टारगेट था कि टारगेट मेरा पीसीएस जे था। लेकिन पीसीएस जे चूंकि एयरफोर्स मेरा लॉ होने के बाद मैंने पीसीएस जे की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन कई अटेम्प्ट मैंने बिहार छत्तीसगढ़ सर्टिफिकेट देने के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि रिटायरमेंट लिया जाए एयरफोर्स से, रिटायरमेंट के बाद पीसीएस जे को दिया जाए। तो मैंने पीसीएस जे 2015 दिया था। 2016 किसी कारणवश में नहीं दे पाया था क्योंकि मेरे हाथ पे चोट लग गई थी, उसमें मैं अपीयर नहीं हो पाया था। जब 2016 में मैं अपीयर नहीं हो पाया तो उसी दौरान मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना पीसीएस में, चूंकि पीसीएस में वैकेंसी जल्दी आ रही थी और पीसीएस जे की वैकेंसी हर 3 साल 2 साल में आती थी,
तो चूंकि मैं रिटायरमेंट हुआ था, थोड़ा फैमिली का बर्डन भी था मेरे ऊपर, बच्चे मेरे ग्रोन अप है, पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जॉब पाने के चक्कर में मैंने फिर पीसीएस की तैयारी शुरू की। और उसमें मैंने 2016 का मैंने इंटरव्यू दिया था, 2017 का मैंने इंटरव्यू दिया, जिसमें मुझे 3 नंबर और 12 नंबर से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा। 2019 में मेरा पीसीएस एलाइड में एज ए लॉ ऑफिसर सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और प्रेजेंट नाउ मैं पीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर में पोस्टेड हूँ एज ए लॉ ऑफिसर। तो वर्तमान में भी आप सेवा में हैं और सेवा में रहते हुए आपका पुनः यानी ये आपके जीवन में तीसरी बार आपका चयन हुआ है। जी सर, जी तो ये बड़ा ही सुखद अनुभव रहा। जी सर। और जब आपने जैसे बताया कि आप पहले भारतीय वायुसेना में थे, उसके बाद आपने भारतीय वायुसेना को छोड़ा और उसके तत्पश्चात आपने फिर से एक बार एक नई सेवा में आप गए, तो और साथ ही साथ आपके पारिवारिक दायित्व भी बने रहे। तो हमारे बच्चों के साथ भी यही बहुत बड़ी समस्या रहती कि हाउ टू मैनेज टाइम, समय का प्रबंधन कैसे किया जाए, कि समय का प्रबंधन करते हुए हम किस तरह से अपनी तैयारी कर सकें, उस पे हमारे बच्चों का जरा मार्गदर्शन कीजिए। तो इसके बारे में कहूँ, जब आपका टारगेट क्लियर है तो समय की समस्या नहीं होती है जनरली। समय आपके पास कम है, ज़्यादा मैटर नहीं करता है, जो भी समय है उसका सही में सदुपयोग किया जाए। मैंने सेवा के दौरान जब मैं एयरफोर्स में था तभी से मैं पीसीएसजे की तैयारी में लगा हुआ था। तो एयरफोर्स का जो कल्चर है वर्क का, वो 7 to 2 o'clock तक है। 2 o'clock बाद घर में आके इसके बाद शाम के टाइम से लेकर रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हम रह के शाम का समय पूरा हम पढ़ाई को देते थे, अपने नोट्स को बनाते थे और नोट्स को बनाने के बाद उसको बार बार रिवाइज करना, ये करते थे। जब वहाँ से मैं निकला तो चूंकि मैं रिटायरमेंट हो चुका था, और रिटायरमेंट होने के बाद फिर मेरे पास समय की कोई समस्या नहीं रही। परिवार का भरपूर मुझे सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी वाइफ ने बड़ा सपोर्ट किया इस सफलता के लिए, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसके बाद जब मैं दोबारा सेवा में आया तो यहाँ पे नौकरी ज्वाइन की, तो यहाँ पे भी 9:30 से लेकर 6 o'clock का वर्किंग आवर था। उस दौरान के बाद जो भी समय था, सुबह का मैं समय, सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, जल्दी उठ के मैं अपनी पढ़ाई करता हूँ। इसके बाद ऑफिस का काम करने के बाद शाम को मैं घर पहुँच के अपना फ्रेश होने के बाद फिर अपना जो भी नोट्स हैं, जो भी पढ़ाई करनी, उसकी तैयारी शुरू कर देता था। तो रात के 11 बजे तक शाम को पढ़ना और सुबह जल्दी उठ के सुबह तैयारी करना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सेवा में है तो उसके पास 2 महत्वपूर्ण समय होते हैं। एक अपनी जो सर्विस है उसमें जाने से पहले जो 9 बजे से पहले का समय जो सुबह है, उसमें वो जितनी पढ़ाई कर सके और इसके लिए जितना जल्दी वो सुबह उठ सके, कि 4 बजे उठ गए और 4 बजे से लेकर 8 बजे तक उन्होंने कुछ 7:30 8 बजे तक पढ़ाई कर ली, उसके पश्चात वो फिर सेवा में चले गए और शाम को जब सर्विस से लौट कर आते तो 1-2 घंटे के बाद पुनः बैठ गए। तो इसका मतलब आप मोटा मोटा मान के चलें कि अगर कोई व्यक्ति सेवा क्षेत्र में, तो उसे प्रतिदिन 6 घंटे के आसपास या 5 से 6 घंटे के आसपास का समय ही मिल पाता। तो थोड़ा सा ये टफ रहा होगा आपके लिए। एक्चुअली सर, मेरी पहले तैयारी ठीक थी, मैंने पहले काफ़ी कुछ तैयारी की हुई थी। तो जब आपका पहले, चूंकि जुडिशरी में सब कुछ स्टेटिक है, बहुत डायनेमिक तो है नहीं, अगर जुडिशरी में आपके पहले नोट्स सब तैयार हैं, सारे कुछ आपके सारे सिलेबस, जितने सिलेबस है उसके सारे नोट्स आपके प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको नोट्स को मल्टीपल रिविजन करना है। दूसरी चीज़ क्या है, कोई नया एडवांसमेंट है उसको ऐड ऑन करना है। तो आप अगर 4 से 5 घंटे नौकरी करते निकाल लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो उसको मैंने सर, अच्छा, मैं नौकरी के दौरान में ज़्यादातर मैं सुबह पढ़ता था, क्योंकि शाम को आप आएंगे थके हुए होंगे, तो थके होने की वजह से आपका माइंड भी थका होता है, तो ज़्यादा आपका ग्रेस्पिंग नहीं हो पाती है। तो मैं शाम को जल्दी सो जाता था और सुबह जल्दी उठ के मैं पढ़ने की कोशिश करते थे। तो ये जो सुबह का जो पढ़ाई थी वो बहुत ही काम आई आपके फिर। जी सर। और आपने, मुझे लगता है बहुत कम समय में जब से ये तैयारी शुरू की उसके पश्चात बड़े ही कम समय में ये सिलेक्शन प्राप्त कर लिया। सर, ये मेरा एक्चुअली पीसीएसजे में दूसरा अटेम्प्ट था। बस दूसरा ही अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो गया। बहुत ही सुखद अनुभव रहा होगा ये। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे कि जो आपने स्टडी मटेरियल जो है वो कहाँ से प्राप्त किया, कैसे आपने परचेज किए, कि कहीं से नोट्स बनाए थे या कोई कोचिंग विशेष के नोट्स आपने प्रयोग किए? जैसे मल्टीपल सोर्सेज से बच्चे जाते हैं और वो करीब मल्टीपल सोर्सेज को वो विजिट करना चाहते हैं। तो चूंकि आप ये तैयारी कर चुके हैं, इसमें आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो बच्चों का मार्गदर्शन आप ये करिए कि सबसे कोई एक ऐसा सोर्स बता दीजिए जिसको मात्र वही सोर्स पढ़ने भर से उनका जो है सिलेक्शन में उनको काफी आसानी हो। यूपीपीसीएस के लिए AK जैन की बुक्स आती हैं, उन्होंने उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने एक डॉक्टर सूर्या रेगा रेड्डी की लैंग्वेज बड़ी इजी है, तो मैं पुणे में पोस्टिंग का, साउथ के राइटर हैं। तो वहाँ पे उनकी सारी टेक्स्ट, मतलब सारी बुक्स छोटे छोटे में, IPC CPC सबकी छोटे छोटे में है, तो उनकी लैंग्वेज इजी होने की वजह से उनको मैंने परचेज किया था। और AK जैन और सूर्या रेगा रेड्डी साहब की बुक्स से ही मैंने नोट्स को प्रिपेयर किया था।
और नोट्स में मैंने वही चीज़ डाली है जो बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चीज़ जो कि नोट्स हमारे जितने छोटे होंगे उतना सिलेक्शन हमारा आसानी से होगा, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट था। उसी के आधार पर मैंने नोट्स बनाए और नोट्स को मैंने बार बार रिवाइज किया हुआ है। बुक्स को मैंने नोट्स बनाने के बाद बुक्स को मैंने नहीं देखा है, कहीं कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी कुछ लग रहा कि कुछ और पढ़ना चाहिए, तभी मैं बुक्स को रिफर किया, अदरवाइज नोट्स को मैं बार बार पढ़ता था। तो यानी कि जो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि नोट्स जितने छोटे होंगे सिलेक्शन उतना ही आसान होगा और शायद जल्दी भी होगा। तो ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे बहुत बड़े बड़े लेंदी नोट्स ले आते हैं और खुद बैठ के बनाते रहते हैं और नोट्स की ही किताब बना देते हैं। तो उसको रिवाइज करना ही उनके लिए इतना कठिन हो जाता है कि उसका कोई महत्व रह नहीं जाता। नोट्स के बारे में से कहना चाहूँगा, नोट्स कम से कम तीन तरह के बनाने चाहिए। एक नोट्स आपके थोड़े से लेंदी हो, जिसमें चीज़ें सारी कंप्लीट, मतलब ज़्यादा लेंदी नहीं, चीज़ें लगभग काफ़ी कुछ आ जाए उसमें, ठीक है। फिर इसके बाद एक शॉर्ट नोट्स होने चाहिए जिसमें सिर्फ शॉर्ट, फिर एक स्केलेटन नोट्स है जिसमें कि आपके सिर्फ पॉइंटर टाइम में होना चाहिए, जिसमें जरा सा आपको जो कि आपको एग्जाम के टाइम में पढ़ने हैं। जब आप एग्जाम देने सुबह जा रहे हैं तो वो आप एग्जाम सेंटर में लेके जाएं और उनको अपना 4-5 पेज का अगर है तो उसको अपना पढ़ लें, क्योंकि जुडिशरी का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप एग्जाम के टाइम में किताबों से नहीं पढ़ सकते। किताबों में बहुत कुछ लिखा है, जो लिखा उतना आप लिख नहीं पाएंगे। अगर आपने पढ़ भी लिया है, क्योंकि समय नहीं होता इतना, आपको 3 घंटे में करीब 18-20 क्वेश्चन करने होते हैं और आपको बहुत ही फास्ट लिखना पड़ता है, तो जितना आपका क्रिस्प होगा, जितना आपका छोटा होगा, पॉइंटर में आपके नोट्स होने चाहिए, जिससे कि आपको पॉइंट आए, उसी को इलाबोरेट कर सके। तो यानी नोट्स बनाने में ही मेहनत सबसे ज्यादा आपकी लगने वाली है और उसको जितना आप बड़ी मेहनत नोट्स बनाने में आप कर ले जाएंगे, एक बार की मेहनत है, तो उसको आपको रिप्रोड्यूस करना उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपने जो तैयारी की पूरी तरह से सेल्फ स्टडी बेस्ड तैयारी रही आपकी, कि आपने कोचिंग संस्थान वगैरह से भी कुछ हेल्प ली है इसमें? सर पहले तो मैंने भी सेल्फ स्टडी की, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आया इसके बाद बेदाई से जुड़ गया था। जनवरी में, दिसंबर में नोटिफिकेशन आया, जनवरी से जुड़ गया था। अमित सर की क्लासेस, चूंकि प्री में पूरा अमित सर का योगदान रहा, अमित सर की मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता था, क्योंकि प्री का सिलेबस थोड़ा सा मेन से वास्ट है। अच्छा, सिलेबस तो सेम ही है लेकिन मेंस सिलेक्टिव है और प्री आपको पूरा पढ़ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ जाए ये आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो आपको मतलब हर बुक को कवर टू कवर पढ़ना पड़ेगा, हर सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा, बैरियर्स आपको रटे होने चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा अमित सर ने मुझे बड़ा सहयोग किया और इन सर की क्लासेस से जितना भी मेरा जो भी सिलेबस था पूरा रिवाइज हो गया। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुराने पहले आए हुए थे वो सारे रिवाइज हो गए, जिसका लाभ मुझे मिला मेरा प्री क्वालिफाई करने में। मेंस में भी मैं सर से संस्थान से जुड़ा रहा और इस संस्थान से मेंस में आंसर राइटिंग मैंने की। कैसे जो भी आंसर राइटिंग से मेरे को जो भी कमियां होती हैं सर ने टाइम टू बताया, उनको रेक्टिफाई किया और इससे ये हुआ कि आज मैं सफल हो गया। तो मुझे जहां तक समझ में आता है कि सबसे बड़ी हर्डल जो इस एग्जाम की वो प्री है, और प्री में अगर आपको थोड़ा सा मार्गदर्शन जो मिला है उससे आपको काफी आपकी जर्नी इजी हो गई, काफी फायदा हो गया। अच्छा, मैं अगर इसका सवाल पूछूं कि जब आपने मेंस की आंसर राइटिंग शुरू की थी तो शुरुआती दौर की आंसर राइटिंग और जब आप एग्जाम देने पहुंचे थे तब की आंसर राइटिंग में कुछ फर्क दिखाई पड़ता है आपको कि सेम ही जैसा रहा? डेफिनेटली जब आप कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जब आप कोई चीज लिखते हैं तो आपको जितनी बार आप लिखेंगे आपको कुछ न कुछ आपको कमी समझ में आएगा, उसको आप अगली बार इंप्रूवमेंट करेंगे। यही जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं या आंसर राइटिंग करते हैं तो इसमें एक लाभ मिलता है, जो आप पहले लिखते हैं आपको डेफिनेटली आपको 3-4 बार लिखने के बाद आपको फर्क समझ में आएगा। क्योंकि क्या है कि एग्जाम का जो नेचर है, हमें रिलेवेंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है और कोशिश करना है कि लिखने की हमारा क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है वो क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, आदमी को क्वेश्चन की फ्रेमिंग नहीं पता है तो वो अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर सकता है। पहले क्या होना चाहिए, बाद में क्या होना चाहिए, एक सीक्वेंस होना चाहिए। उस फ्रेमिंग, वो कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में आ गया, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा उसकी फ्रेमिंग अच्छे से कर लेंगे। जब फ्रेमिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। वेरी गुड। तो यानी कि आप जितना लिखते जाते हैं उतना ही ज़्यादा आप बेहतर होते जाते हैं अपना आंसर राइटिंग स्किल में, और टू द पॉइंट लिखना है। और समस्या बच्चों के साथ सबसे बड़ी यही रहती है कि वो इधर उधर की बातें लिखकर, वो ना चाहते हुए भी वो इधर उधर की बातें ज़्यादा लिख देते हैं और जो प्रश्न पूछा गया है उसका सही और सटीक जवाब
वो मिस कर जाते हैं, या उनके पास जगह की कमी पड़ जाएगी या समय की कमी पड़ जाएगी। तो ये सीखना केवल आप अपने आप से ही सीख सकते हैं, और जो एक ऐसा व्यक्ति भी आपको चाहिए होता है जो आपको गाइड करे और आपकी कमियों को बताता चले, आपको निखारता चले। तो आपकी जो जर्नी में लगने वाला वो जो समय है, वो लंबा समय वो बहुत घट जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक जो हैं वो प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छी बात। मैं तीसरा नेक्स्ट सवाल आपसे पूछूंगा कि जो ये आपका जो एग्जाम है, अगर मैं इसको बांट के रखूं कि 3 चरणों का एग्जाम है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों के लिए रणनीति जो है इसमें अलग अलग रखी होगी कि आपने एक ही रणनीति के तहत इसकी तैयारी की, तो अगर अलग अलग आपने रणनीति रखी जैसा कि सामान्य तौर पे होता भी है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आपकी प्री की, मेंस की और इंटरव्यू की, तीनों की स्ट्रेटजी जो है वो क्या रही है? सर, इस एग्ज़ाम के लिए पहली बात तो मैंने सबसे पहले एग्ज़ाम में इंटर करने पर मैंने SBNRR का जो कोड है उसको फॉलो किया है। एक तो पहले हमने एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है उसको हमने ढंग से देखा हुआ है। फिर सिलेबस के साथ जो क्वेश्चंस अभी तक आए हैं उनको मैंने 10 से 12 साल के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए थे। फिर उनसे मैंने देखा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उस टॉपिक्स वाइज हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिए। जो नोट्स बन गए मेरे, नोट्स बनाने के लिए मैं किस कहूँगा कि नोट्स पहली बात तो नोट्स को तीन तरह बनाना चाहिए। नोट्स, लेंदी नोट्स, फिर शॉर्ट नोट्स, फिर स्केलेटन नोट्स। ठीक है, ये हो गया। फिर नोट्स बनने के बाद उन्हीं को मैंने बार बार रीडिंग के रिवाइज किया है। और मैंने इस एग्जाम में इंटर करने के लिए पहले मैंने मेंस को तैयार किया है। अच्छा, पहले आपने मेंस तैयार किया है, क्योंकि मेंस आपका तैयार है, क्योंकि प्री जरूर वास्ट है, सब कुछ है। प्री को अगर आप ढंग से, अगर मेंस के साथ प्री आपका तैयार हो जाता है लगभग। अच्छा। क्योंकि सिलेबस सब कुछ एक ही है। मेंस जब आप नोट्स लिखेंगे तो नोट्स जब लिखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। प्री के लिए मैंने बेसिकली मैंने बेरेट पे फोकस किया है। बेरेट को ढंग से पढ़ा है, कवर टू कवर मैंने पढ़ा हुआ है, और इसके बाद फिर इसके कवर टू कवर पढ़ा हुआ है। और इसके बाद बेरेट के बाद फिर उनको मैंने इंटरव्यू के लिए पर्सनल टेस्ट होता है, उसके लिए मैं वेद ICS का थोड़ा सपोर्ट लिया था। यहाँ पे मैंने इंटरव्यू की क्लासेस की थी, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, मेरी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ और सर लोगों ने काफ़ी कुछ गाइड किया यहाँ पे। तो इससे मैंने वेद ICS। अच्छा, जो मेंस में अगर हम बात करते हैं कि मेंस में जैसे आपने बताया, तो एक और सवाल बच्चों के मन में रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज, ये कितना इनके ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि केवल हम बुक्स पढ़ लें और कुछ कोचिंग का मार्गदर्शन ले लेते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर को कितना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत है? क्या वो भी हमारी तैयारी का हिस्सा है? क्या टेस्ट सीरीज भी हमारी तैयारी के हिस्से के अंतर्गत ही आती है कि उसको बाद के लिए बचा के रखा जा सकता है कि बाद में जब लास्ट के 1 या 2 महीने हैं तब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर लिए, तो क्या सही रणनीति होनी चाहिए? डेफिनेटली सर, टेस्ट सीरीज जो है या बैक पेपर्स हैं वो हमारी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम तैयारी में जाते हैं, क्योंकि देखो जुडिशरी का जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार आते हैं। तो हमारे 10-12 साल के क्वेश्चंस में टॉपिक वाइज तैयार कर लिए हैं, तो ये हो जाता है कि हमारा मतलब उससे हमारे जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो हमारे तैयार है। अगर रिपीटेड क्वेश्चन कोई भी आएगा वो हम अच्छे से लिखेंगे, वो छूटेगा नहीं। बिल्कुल सही। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा कोई फंडामेंटल रूल नहीं है कि रिपीटेड क्वेश्चन ही आएंगे, दूसरे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन अगर अलग भी आ गए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं, परेशान, क्योंकि अब 18-20 क्वेश्चन में सभी टू द पॉइंट नहीं लिखे जा सकते हैं। अब 18-20 क्वेश्चन, मेरा ऐसा मानना है, अगर 15 क्वेश्चन भी आप सही लिख देते हैं, 12 क्वेश्चन में सही लिख देते हैं, तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे, अच्छे नंबर भी स्कोर कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप 18 के 18, 20 को सारे टू द पॉइंट लिखे जाए, ऐसा संभव भी नहीं और ऐसा लिखा भी नहीं जा सकता है। तो अगर 3-4 क्वेश्चन आपके नए भी आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, उनको आप जो भी मोटा मोटा आपका आइडिया है उस हिसाब से उसको अटेंड करें और उनको करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट 10-12 क्वेश्चन आप टू द पॉइंट लिखें, 10-12 क्वेश्चन तो कम से कम आपको, और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। हाँ। क्योंकि वही क्वेश्चन लगभग रिपीट हो जाते हैं, और 1-2 प्रश्न नए भी बन गए और उनको आप टू द पॉइंट नहीं लिख पाए तो उससे नुकसान होता तो है, लेकिन बहुत इतना बड़ा नुकसान नहीं होता कि आप मेंस की रेस से ही बाहर चले जाएं। तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और टेस्ट सीरीज
ये आपके सिलेक्शन में बड़ी भारी भूमिका निभाते हैं और इनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता। टेस्ट सीरीज के बारे में कह रहा हूँ, टेस्ट सीरीज आपकी क्वालिटी, राइटिंग और क्वालिटी इंप्रूव करेगी, डे बाय डे इंप्रूव करेगी। बिल्कुल। आप जब कोई चीज, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है जो पढ़ा जाए उसको लिखा जाए। बिल्कुल। आप जब लिखेंगे तो आपकी क्वालिटी, आपने आज जो एरर की है कल वो गलती नहीं करेंगे, कल जो गलती करेंगे परसों गलती नहीं करेंगे, तो इससे आप डेफिनेटली आपकी जो क्वालिटी ऑफ राइटिंग इंप्रूव होगा। और वहां पे चूंकि व्यक्त नहीं जाता, वहां पे आपकी कॉपी जाती है, तो कॉपी में जो लिखा जाता है उसी समझ आता है आपने क्या पढ़ा है और क्या आपने लिखा है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि आप वैद ICS में छात्र के तौर पे आप रहे काफी लंबे समय से, आप प्री मेंस इंटरव्यू पूरे तीनों सेक्शंस में जुड़े रहे, तो इंस्टीट्यूशन और यहाँ की फैकल्टी जो है उसके साथ आपका अनुभव कैसा है, उसके बारे में कुछ छात्रों को सर मैं कहना चाहूँगा, मैं भी काफ़ी, मैं जगह इलाहाबाद में रहा हूँ, सब जगह देखा हूँ, जो यहाँ का नेचर है, जो कल्चर है, एक तो मैं इसको इंस्टीट्यूट मानता ही नहीं हूँ, मैं इसको गुरुकुल मानता हूँ। जो जिस तरह से सभी टीचर लोग एक मतलब बच्चे के एक स्टूडेंट के पीछे रहते हैं, मुझे लगता है हर स्टूडेंट के पीछे एक टीचर लगा हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह से हर टीचर एक स्टूडेंट लगा रहता है, ये करना है ये करना है, तो मुझे लगता है बच्चा ना भी चाहेगा कि मुझे क्रैक नहीं करना, उसका भी क्रैक हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पे हमारे जो त्रिपाठी से डायरेक्टर साहब हैं वो मेहनत करते हैं और स्टाफ जितना मेहनत करता है, तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे अनमना बच्चा भी आएगा ना, तो भी वो IAS और PCS PCJ बन के निकल जाएगा, जो जिस तरह से यहाँ पे टीचर्स मेहनत करते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं बोलता हूँ कि बहुत ही एक्सीलेंट टीचर्स हैं और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है उनका, और बस बच्चों को मेहनत करनी है, उनको फॉलो करना, कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं अंतिम सवाल मेरा आपसे रहेगा। सवाल ये है कि हमारे जो बच्चे ये अभी तैयारी की शुरुआत में हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इनको आपका मैसेज क्या रहेगा कि कैसे आप तैयारी करें, क्या आपका संदेश क्या है इनके लिए? एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो हमसे कमजोर है या वो हमसे कुशल नहीं है। बिल्कुल सही। बस कुछ नहीं, ये समय की बात होती है, लक होता है, जो कि मेरा मानना है कि सक्सेस मल्टीप्लाई बाय लक तब रिजल्ट आता है। तो कहीं ना कहीं उनका लक फेवर नहीं करा, मेहनत तो उनकी कोई कमी नहीं है। जो लोगों ने मेंस दिया है और मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो मुझे ऐसा मानना है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि आप लक्ष्य पे अगर प्रतिदिन एक इंच बढ़ेंगे तो 100% आप वहां पहुंचेंगे। बस आपको अपनी ईमानदारी से मेहनत करते रहना है और धैर्य को बनाए रखना है। बिल्कुल सही। तो आप सभी भी कठिन परिश्रम करके तैयारी करिए। कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्री मेंस और इंटरव्यू की अलग अलग स्ट्रेटजी बनाइए। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करिए, और जो आपकी कई कुछ मानक किताबें हैं उनको कवर से कवर तक पढ़िए। वो जो आपके नोट्स हैं वो बहुत ही लेंदी नहीं होने चाहिए, वो बड़े ही छोटे और 1 लाइनर टाइप के भी आपके पास नोट्स होने चाहिए, जिनको अंतिम समय में आप रिवाइज कर सकें, और ढेर सारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। तो अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, मेहनत करते हैं और अपने समय का प्रबंधन करते हैं, तो आप किसी सेवा में कार्य करते हुए, सेवा में रहते हुए भी अपना चयन हासिल कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल एक सामान्य छात्र की तरह केवल इसी तैयारी में जुटे हैं, तब तो आपके पास समय ही समय है। और अगर इन बातों का आपने ध्यान रखा तो 1 वर्ष के भीतर ही आपको सफलता मिल जाएगी। तो इसी बात के साथ हम आज की इस परिचर्चा को यहीं पे विराम देंगे और फिर मुलाकात करेंगे आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।